हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नया टॉपिक रेडॉक्स विभव लेकर के आए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। किसी ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अभिक्रिया में उपस्थित ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ को उस अर्ध अभिक्रिया का रेडॉक्स युग्म कहलाता है। यानी कि कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होगी तो उसमें दो पदार्थ होंगे। एक पदार्थ को हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरे को रिड्यूसिंग सब्सटेंस अपचायक पदार्थ कहते हैं। इन दोनों का जो पेयर है, जोड़ा है, युग्म है, उसी को हम रेडॉक्स युग्म कहते हैं। जैसे समझाने के लिए लिखा है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन इसमें एक ये जो Fe+3 और Fe+2 है, ये दोनों मिलकर के Fe+3 और Fe+2 मिलकर के क्या कहलाएंगे? ये इसका रेडॉक्स युग्म कहलाएंगे। इस इलेक्ट्रोड का ये रेडॉक्स युग्म है। ऐसी Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसका रेडॉक्स युग्म हो जाएगा Zn/Zn+2। अतः रेडॉक्स युग्म का मानक ऑक्सीकारक, मानक ऑक्सीडाइजिंग या मानक अपचयन विभव, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग या स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है उस वह रेडॉक्स विभव कहलाता है। रेडॉक्स युग्म का मानक ऑक्सीकरण या मानक अपचयन विभव रेडॉक्स विभव कहलाता है। इसका मात्रक बोल्ट होता है। जैसे Fe+3/Fe+2 का मानक ऑक्सीकरण विभव होगा प्लस 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, और इसका अपचयन विभव होगा -0.77 वोल्ट। मतलब जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, केवल सिग्न का अंतर होता है। जो अपचयन विभव होता है वो माइनस में लिखा जाता है और ऑक्सीकरण विभव को पॉजिटिव में लिखा जाता है। अब सेल का अगर हमें विद्युत वाहक बल निकालना हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल, तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल उसके इलेक्ट्रोड विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब उसमें ये देखना पड़ेगा कि एनोड पे पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये बराबर होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर इसको प्लस, यहाँ प्लस लगा देते, इसको ब्रैकेट में ले लेते, तो बाद में ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इसलिए ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको ऐसे भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ई सेल बराबर होता है ई ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है ना। अब इसके बाद में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनियम की, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना वो गैस होती है, तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले प्लेटिनियम की तार की सहायता से एक प्लेटिनियम ब्लैक की पॉलिश की हुई एक प्लेट लटकाते हैं। मतलब प्लेटिनियम तार की सहायता से प्लेटिनियम ब्लैक की पॉलिश की हुई एक प्लेट लटका देते हैं, जो हाइड्रोजन आयन के 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में डूबी होती है। धातु की छड़ और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से ±0.007 वोल्ट माना गया है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 वायुमंडलीय दाब पर ये टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर रहता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। यानी कि अगर किसी प्लेटिनियम ब्लैक की पॉलिश की हुई प्लेट को तो प्लेटिनियम तार की सहायता से 1 मोल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका मान स्वेच्छा से ±0.000 वोल्ट माना गया है, लेकिन टेम्परेचर 25 हो और दाब 1 वायुमंडलीय हो। फिर इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करते हैं? तो आज तक कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं बना जिससे किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नापा जा सके। लेकिन पोटेंशियोमीटर के द्वारा विभव मापी की सहायता से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। और उस विद्युत वाहक बल के जैसे ये फार्मूला है विद्युत वाहक बल निकालने का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों इलेक्ट्रोडों का बीज योग, अगर ये निकाल सकते हैं, इनमें से कोई एक पता हो तो दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। बस इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापी की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसीलिए हमने हाइड्रोजन
को अपनी तरफ से इलेक्ट्रोड विभव माना। हाइड्रोजन का जो सेल है उस सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है। इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन प्लेटिनियम धातु है, इसे हाइड्रोजन के विलयन में, मतलब हाइड्रोजन गैस प्लेटिनियम धातु है और उस पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हुई है और इस इलेक्ट्रोड को हमने H+ मोलर कंसंट्रेशन विलयन में डुबो रखा है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है 0.00 वोल्ट इसीलिए बनाया गया कि हम उपरोक्त सूत्र से विभव मापी की सहायता से जब सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो उसकी सहायता से किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकें। तो अब क्या है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव, वही मैंने अभी आपको बताया, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मापना संभव नहीं है, परंतु दो इलेक्ट्रॉनों से बने सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अतः सभी अज्ञात इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल बनाकर ज्ञात किए जाते हैं और निम्न सूत्र से उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें एक आध सवाल है, वो हम आपको भेज देंगे PDF में, आप देख लीजिए। अब सेल के प्रकार, तो जो सेल है, सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल जिनका उपयोग केवल एक बार होता है, अतः इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे शुष्क सेल या डैनियल सेल। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः रिचार्ज करके उनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे सीसा संचायक सेल या बैटरी। अब शुष्क सेल और जो शुष्क सेल और हमने कुछ सेल हैं, उन सेलों के बारे में डिटेल में आपको PDF में भेज देंगे, फिर भी आप इसको एक बार समझ लें। ये जो शुष्क सेल है ये प्राथमिक सेल है, इसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते। शुष्क सेल लेकलांसी सेल का उदाहरण है। इसे जिंक का बर्तन एनोड का तथा MnO2 कार्बन चूर्ण में धसी ग्रेफाइट की छड़ें कैथोड का कार्य करती हैं। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड है। NH4Cl/ZnCl2 का पेस्ट विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। MnO2 डाइपोलर का कार्य करता है, यानी द्विध्रुव का कार्य करता है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। ये सब जानकारी हमको रहनी चाहिए। एनोड Zn का, जिंक की जो धातु है, ये धातु जो बनी हुई है वो जिंक, ये एनोड का कार्य करती है। और ये जो MnO2 का काला काला पेस्ट भरा होता है उसमें ये ग्रेफाइट की छड़ धसी रहती है, ये कैथोड का कार्य करती है। इस पर एक पीतल की कैप लगा देते हैं, ब्रास की कैप लगी होती है। इसमें जो विद्युत अपघट्ट, क्योंकि सेल होगा तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे और विद्युत अपघट्ट होगा, तो एनोड जिंक, ये जो धातु है वो जिंक की बनी हुई है, एनोड का कार्य करेगी। ये MnO2 में डूबा हुआ ये जो ग्रेफाइट की छड़ है ये कैथोड का कार्य करेगी। और इनके बीच में NH4Cl और ZnCl2 का जो पेस्ट है वो अपघट्ट का कार्य करेगा और इसकी जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो 1.5 वोल्ट होती है। ये ट्राई सेल का उदाहरण है और इसको आप बना लेंगे, याद कर लेंगे। अब इसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे इसमें ऊर्जा कैसे 1.5 वोल्ट बनती है, तो उसको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। Zn है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनोड पर रिएक्शन होगी। कैथोड पर क्या होगी, MnO2 NH4Cl से NH4+ मिल जाएगा। MnO2 यहाँ है ही और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करके ये MnOOH बना देता है और प्लस NH3। फिर Zn+2 NH3 से क्रिया करके ये बना देगा ZnNH3 यानी टेट्राअमीन जिंकेट आयन। ये इसमें रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस को आप देख लेंगे। फिर एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है सीसा संचायक सेल। तो इसका मैं इसमें मेन चीज़ समझा देता हूँ, चित्र आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। यहाँ सीधे कि ये द्वितीयक सेल है, इसे रिचार्ज कर सकते हैं और रिचार्ज करके पुनः यूज कर सकते हैं। इस सेल में घटक क्या क्या होते हैं, इससे याद करने में आसानी होती है। लेड की धातु एनोड का कार्य करती है। लेड और लेड डाइऑक्साइड युग्म कैथोड का कार्य करता है। विद्युत अपघट्ट 38% भार अनुसार H2SO4 जो है वो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। और सेल में जब उसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है तो निम्न क्रियाएं होती हैं, यानी कि जब सेल से ऊर्जा ली जाती है तब ये रिएक्शंस होती हैं कि Pv प्लस HSO4 माइनस, ये H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है तो ये HSO4 PbS और H2 क्रिया करके PbSO4 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन और H3O प्लस बनता है। इस समय जो इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 2.0141 वोल्ट होता है। इसके बाद में
कैथोड पे PbO2 फिर HSO4 माइनस प्लस 3H3O प्लस जो बना उससे क्रिया करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो PbSO4 प्लस 5H2O बन जाता है। जब सेल को रिचार्ज करते हैं तो अपोजिट रिएक्शन होती है, PbSO4 2PbSO4 प्लस 2H2O चार्जिंग, तो PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस में टूटता है। सीसा संचयक सेल का निरूपण कैसे करते हैं, Pb माइनस PbSO4 माइनस 38% H2SO4, ये लेड धातु है, लेड सल्फेट में डूबी हुई है, ये PbO2 है, PbSO4 में टूट वो है, तो ये कैथोड कहलाएगा और ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा H2SO4। इसमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रोड है, इस सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है या इस सेल का जो विभव आएगा EMF आएगा वो है 2.041 वोल्ट। फिर इसी तरीके से ईंधन सेल भी पूछा जाता है। ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ईंधन गैसों जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 इत्यादि के दहन से किया जाता है। सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। तो इसकी आप संरचना समझ लेंगे, देख लेंगे, कहीं कोई समस्या होगी तो मुझसे बात करेंगे। इस सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन सांद्र NaOH के विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है। इसमें संरद्ध कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। एनोड के साथ प्लेटिनियम या Pd उत्प्रेरक तथा कार्बन कैथोड के साथ Pt या CO प्लस Ag उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं। तो इस सेल में होने वाली क्रियाएं हैं, एनोड पर रिएक्शन होती है 2H2 प्लस 4OH माइनस 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड पर होती है O2 प्लस 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2। विशेषता ईंधन सेल लगातार तब तक कार्य करती रहती है जब तक ईंधन की आपूर्ति होती रहती है। इन सेलों से की दक्षता उच्च होती है, 70 से 75%। पूछ ही जाता है कि क्यों अच्छा है, तो ये लाभ है इसका। दक्षता का फार्मूला होता है ईटा बराबर डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। डेल्टा G बराबर होता है माइनस FE अपॉन डेल्टा H। ईंधन सेल प्रदूषण नहीं करते और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बनने वाले उत्पाद जल बनाते हैं जो पीने योग्य होता है। ये सेल लगातार विद्युत ऊर्जा दे सकते हैं जिससे इन सेलों से प्राप्त विद्युत की वोल्टता स्थिर रहती है। सीमाएं, ये सेल अत्यंत उपयोगी होते हुए भी इनका उपयोग सीमित है क्योंकि इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक महंगा होने के कारण इनसे विद्युत उत्पादन महंगा पड़ता है। गैसीय ईंधन का संग्रहण भी कठिन है। ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बाकी अगली वीडियो में।